हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजीत मिश्रा है और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा उनको पता है कि मैं कौन हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं, आज मैं उनको बता दूँ। मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ जो मुंबई महाराष्ट्र में सिंस 2014 से डील कर रहा हूँ। ये जो हमारे ये वीडियो का पार्ट 3 में बना रहा हूँ। पार्ट 3 में हम आप अगर रीसेल प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है। आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पार्ट 2 तक हम लोगों ने एमओयू साइन कर लिया था, हमारी ओनर से मीटिंग हो चुकी है और हमने वहाँ पे टोकन दे दिया है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप जब एमओयू साइन करते हैं, टोकन देते हैं, तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, आपको लेना है। आप पहले से क्लियर कर दें कि सर हम मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपको टोकन दूंगा, मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है वो आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उस बैंक से एक लिस्ट मंगा लीजिए। वो आपको बता देते हैं कि सेलर की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रॉपर्टी के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उनको दोगे ही। बेसिक में आपको बता दूं, एग्रीमेंट की कॉपी आपको लगेगा, पार्किंग लेटर, पोजीशन लेटर, सोसाइटी बन चुकी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आ चुका है तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, लाइट बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस का बिल। ये सारी चीज़ें आपको एक कॉमन बेस पे लगता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन सेलर को बोल दीजिए, वो अरेंज करके आपको कुछ दिनों में शेयर कर देंगे। आप प्रॉपर्टी फाइनल होते ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एज़ पर रिक्वायर्ड लिस्ट अपने बैंकर को दे दीजिए। अगर आपका लोन सैंक्शन हो चुका है तो, नहीं हुआ है तो भी बैंकर साइड बाय साइड प्रॉपर्टी के लीगल वेरिफिकेशन, टेक्निकल वेरिफिकेशन जो एक बैंक का पार्ट होता है वो चालू कर देंगे। आपने एक अमाउंट उनको दे दिया और एज़ पर डिस्कशन आपको बैलेंस अमाउंट अरेंजमेंट करना है, और आपको साइड बाय साइड उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जो पेपर वर्क में खर्चे होने वाले वो भी अरेंज करना है। वो कैसे पे करना है वो आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्रोसीड करेंगे, आप अपनी फंडिंग अरेंजमेंट करिए, फंडिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, और साइड बाय साइड अपनी बैंक से फॉलोअप करके अपना सैंक्शन लेटर ले लीजिए, और प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल रिपोर्ट आने का वेट करिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप बैंक की तरफ से गो अहेड का वेट करिए, क्योंकि बैंक की जो लीगल टीम होती है वो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती है, लीगली वेरीफाई करती है कि ये प्रॉपर्टी सेलेबल है कि नहीं, जो सेलर क्लेम कर रहे हैं वो सेलर है कि नहीं, उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है। उन्होंने आपको बोल दिया मेरे प्रॉपर्टी पर लोन नहीं है, मगर वहाँ हिस्ट्री में चेक किया कि तो लोन है, उनके पास ओरिजिनल एग्रीमेंट उन्होंने बोल दिया है, आपको नहीं दिखाया, आपको बोल दिया लॉकर में, आप मान गए, और हिस्ट्री में निकला कि तो किसी प्रॉपर्टी से उन्होंने लोन ले रखा है, किसी बैंक से। तो बैंक का ग्रीन सिग्नल आना बहुत ज़रूरी है। आप जो एमओयू बनाते हैं उसमें डिस्कस करें। चलिए, ये कैंसिलेशन का पार्ट होता है, मैं उसमें डिस्कस करूँगा। बैंक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट अपने टाइम के हिसाब से फिक्स करिए, रजिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। इससे पहले साइड बाय साइड आपको जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जी हैं वो आपको ड्राफ्ट शेयर कर देंगे, उनसे ड्राफ्ट ले लीजिए। एग्रीमेंट फॉर सेल डीड जो भी जहाँ पे जैसे जो है उस ड्राफ्ट को चेक कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें आपको ध्यान देना होता है आपका पर्सनल डिटेल, आपके पैन नंबर्स, प्रॉपर्टी अमाउंट, प्रॉपर्टी डिटेल्स, अब प्रॉपर्टी अमाउंट, डील वैल्यू इन नंबर, इन वर्ड्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप देखें। टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से देखें, क्योंकि जो आप एक बार रजिस्टर्ड करते हैं वही फॉलो किया जाता है। कभी कभी रीसेल ट्रांजैक्शन में बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वहाँ पे फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन देखे जाते हैं जिस पे आपने साइन किया हुआ। अच्छे से गो थ्रू कर लें और एक रजिस्ट्रेशन का डेट फिक्स करें। डाउन पेमेंट जो आपको देना है अपार्ट फ्रॉम लोन अमाउंट, वो आप सेलर को दे दें, वो आपको एज पर सेलर कंफर्ट देना है। कई सेलर बोलते हैं अमाउंट क्लियर होने के, अगर अमाउंट क्रेडिट होने के बाद मैं एग्रीमेंट साइन करूँगा। अब आप एक दिन पहले ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेम डे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या फिर आप 2-4 दिन पहले चेक पेमेंट कर सकते हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद वो आएंगे। तो आप उस तरीके से एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करें। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन वापस अपने बैंक से बात कर लें कि प्रॉपर्टी पे लोन देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। वो डॉक्यूमेंट सेलर से आप एडवांस में ले लें सेम डे। सोसाइटी से एनओसी लेना है या बिल्डर से एनओसी लेना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी प्रिपेयर कर लें। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप फर्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर सेलर का लोन होता है तो आपकी बैंक कुछ दिनों में, जो भी बैंक का टाइमलाइन होता होगा उसके हिसाब से सेलर का लोन क्लोज करने के लिए डीडी रिलीज़ करती है। एक टाइम के बाद आप वो डीडी सेलर के बैंक में जाता है, सेलर वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, डीडी क्लियर होता है, लोन क्लोज होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिलती है,
फिर सोसाइटी से एनओसी भी आपको मिल जाता है। ये डॉक्यूमेंट आपके बैंक में सबमिट होगा, बैंक अपने टाइम के हिसाब से बैलेंस अमाउंट सेलर को देती है। फिर आप जब बैलेंस अमाउंट सेलर को मिल जाता है एज़ पर उस लोकेशन के प्रोसेस, या तो आप फाइनल एग्रीमेंट सेल डीड साइन करते हैं, या तो फिर एक पोजीशन लेटर पे आपको रिसीट देते हैं जनरली कि आई हैव रिसीव टोटल अमाउंट एज़ पर एग्रीमेंट एंड पोजीशन गिवन टू सो एंड सो। और बैलेंस अमाउंट देने से पहले, हालांकि सोसाइटी एनओसी देने से पहले सारे ड्यूज़ क्लियर करा लेती है, मगर आपको भी अपफ्रंटली ओनर से सारे ड्यूज़ क्लियर करा लीजिए। उस एरिया में, उस लोकेशन में जो ड्यूज़ आते होंगे, सोसाइटी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स बिल, लाइट बिल, वाटर बिल, जो भी है उन सारे ड्यूज़ को क्लियर करा लीजिए। उनके बिल और रिसीट दोनों ले लीजिए, ताकि आपको पता चलता है कितना बिल आया था, उन्होंने कितना पेमेंट किया हुआ है। आप उनको फाइनल पेमेंट हैंड ओवर कीजिए, और आप पेमेंट हैंड ओवर करने से पहले फ्लैट का वापस इंस्पेक्शन करें कि जो आपने फ्लैट देखा था एज इट इज़ कंडीशन में फ्लैट है कि नहीं। कई बार सेलर ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ों को लेके चले जाते हैं। जैसे फ्लैट में एसी है, आपने मीटिंग में एसी की बात नहीं की, वो बोलते हैं हमारी तो बात हुई नहीं थी, तो एसी मेरा, मैं तो लेके जा रहा हूँ। नहीं, तो आप एज इट इज़ कंडीशन में बात करें। फ्लैट में जो भी फिक्चर्स होते हैं वो एमओयू में और एग्रीमेंट में मेंशन करें, सो दैट आपने जिस कंडीशन में फ्लैट को देखा था उसी कंडीशन में फ्लैट आपको मिलता है। पूरा पैसा आप सेलर को दे देते हैं, सेलर आपको पोजीशन दे देता है, प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। इसके बाद छोटे मोटे काम आपको पेपर वर्क में रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नेम चेंज करना, वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको गाइड करते हैं। कम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स में आपका नाम होना, वो भी आपको गाइड करते हैं। और उनके साथ कॉपरेट करके जो बैंक की फॉर्मेलिटी है वो भी आपको आपका बैंकर गाइड करता है। यहाँ से आपका जो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता है, अब आप शिफ्ट होते हैं इंटीरियर वगैरह, ये तो फिर लाइफ टाइम काम चलता रहता है। ये मैंने आपको बताया एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कि ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अब आपको बताने वाला चीज़ को, कि जब आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो उस वक्त आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। पहली चीज़ जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस आपने एरिया फाइनल कर लिया, वहाँ पे आप चेक करें कि क्या आपके पास न्यू ऑप्शंस है या रीसेल ऑप्शन है। न्यू ऑप्शन के प्राइस क्या है, रीसेल ऑप्शन के प्राइस क्या है, जो बेस्ट आपको प्राइस लगे वो लीजिए। न्यू ऑलवेज बेटर, लेकिन प्राइस में रीसेल अगर सस्ता है तो रीसेल में जाए, जो प्राइस में अच्छा रहे वहाँ जाए। मैंने आपको जो प्रोसेस बताया रीसेल का बताया। न्यू में अगर आप बिल्डर के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा चलती नहीं है, वहाँ पे बिल्डर ही अपना चलाता है। और बिल्डर के केसेस में जनरली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सारे क्लियर बहुत कम होते हैं, लेकिन अगेन आप जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले उसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करके आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, हाँ जी प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है, क्या है, कैसे है। तो मैंने आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया ओवरऑल कि प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो किस तरीके से एरिया फाइनल करें, किस तरीके से प्रोजेक्ट शॉर्टेज करें, किस तरीके से प्रॉपर्टी शॉर्टेज करें, और किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट करके आप इसमें जाएं। अगर आपके पास और भी कुछ डाउट है, कुछ और जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो। दोस्तों, ये मेरा एक परचेसर जो एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है किसी दूसरे शहर में या किसी भी शहर में, तो किस तरीके से आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगला वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए या रेडी टू मूव। ये चीज़ अगली मेरी वीडियो आने वाली, बहुत ही जल्द वीडियो आएगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे 3-4 पार्ट में कि आपको प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए या रेडी टू मूव। रेडी टू मूव में भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, आपको बिल्डर के साथ रेडी टू मूव लेना चाहिए या रीसेल में इन्वेस्टर का फ्लैट रेडी टू मूव में लेना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक ये होने वाला है। आपको बता दूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स हैं, 7 साल में मैंने बहुत सीखा है, और मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने में रफली 100-150 वीडियो मिनिमम मुझे बनाना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको देता जाऊंगा। आप मुझसे अपफ्रंटली डिमांड करके कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें, सबसे पहले वो वीडियो बना करके मैं आप लोगों को ला के दूँगा। आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको हिट करें। तो कभी भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पे, नोटिफिकेशन आपको आएगा, आप वीडियो देखेंगे, इन्फॉर्मेशन आपका अपग्रेड होगा, और आप बनेंगे स्मार्ट डिसीजन मेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
और अपने नॉलेज को अपग्रेड